साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारा इतिहास है उसके स्रोत क्या हैं, हमारे इतिहास को लिखा कहाँ कहाँ से गया है, उसकी हम स्रोत की चर्चा करेंगे। इसमें जो भी हिंदू शासक हुए हैं वो तो कई हुए हैं, लेकिन जो हिंदू शासक मुख्य रूप से बोले जाते हैं, हिंदू राजा, वो महाराणा प्रताप और शिवाजी, दो ही व्यक्ति बोले जाते हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। और यदि शिवाजी और महाराणा प्रताप दोनों का नाम यदि निकाल दिया जाए तो फिर हिंदू संघर्ष जो हुआ वो लुप्त हो जाता है। शिवाजी के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है उसका जो स्रोत है, कोस्मे दा ग्वार्डा के द्वारा जो लिखी हुई उसकी पुस्तक है। को कोस्मे ने जो शिवाजी पर बुक लिखी, लाइफ ऑफ द सेलिब्रेटेड शिवाजी, ये कोस्मे की द्वारा लिखी हुई बुक है। ये एक पुर्तगाली मिशनरी था, पुर्तगाली था, इसी ने उनकी जीवनी लिखी थी और उसकी इस जीवनी को इस बुक में देखा जाता है। उसने उनके शासन व्यवस्था, शिवाजी के विषय में जो भी जानकारी है वो दी है और इसीलिए कोस्मे का नाम जाना जाता है पुर्तगाली मिशनरीज का। इसी की बुक को स्रोत के रूप में, शिवाजी के स्रोत के रूप में माना जाता है। जो भी हिस्ट्री शिवाजी के विषय में पढ़ाई जाती है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो प्रतियोगिता बुकों में मटेरियल हो, वो कोस्मे का दिया हुआ ये जीवन वृत्तांत है। इसके अलावा अब दूसरा जो पक्ष जो महाराणा प्रताप का है, तो महाराणा प्रताप के समय में खुद बदायूनी मौजूद था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसने आंखों देखा हाल अपनी बुक में लिखा है। बदायूनी एक बहुत ही कट्टर मौलवी था और अकबर के दरबार में रहता था। अकबर की बड़ी लीपापोती वो करता था। उससे हमें महाराणा प्रताप के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सल्तनत कालीन जो हमें जानकारी मिलती है वो बर्नी के द्वारा लिखी हुई कई बुक, जैसे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही महत्वपूर्ण है और उससे हमें मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं, 15 विजयों का उल्लेख मिलता है जिसे अमीर खुसरो ने खताइनुल खुताब में लिखा है, वो स्रोत है, उससे हमें जानकारी मिलती है। अंशिका के विषय में भी जानकारी मिलती है, उसमें खिज्र खां और देवल देवी की जो विवाह संबंधी जानकारी है उससे मिलती है। और बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनत कालीन काफ़ी इतिहास हमें लिख दिया है, उससे हमें बहुत कुछ इतिहास उसमें मिलता है। अमीर खुसरो, हालांकि अमीर खुसरो एक कवि भी थे, लेकिन फिर भी उनके विषय में, उनकी कविताओं के माध्यम से, कुछ उनके लिटरेचर के माध्यम से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। अब यदि हम वेदों की ओर जाएं तो जो हमारे वेद थे उनसे हमें वेदों की जानकारी इतिहास में मिलती है। उस समय की व्यवस्था के बारे में वेदों से उसका वर्णन हम करते हैं। इसके बाद जो हमारे जैन ग्रंथ थे और बौद्ध ग्रंथ थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों ही ग्रंथों में
हमें उस समय के राजाओं के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनकी शासन पद्धति के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, उससे उस समय की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से उस समय की जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के विषय में। कालिदास के द्वारा लिखी हुई मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र और मालविका की कहानी नाटक के रूप में हमें मिलती है, उससे इतिहास की जानकारी मिलती है। दिव्यवदान और अशोकवदान, मंजूश्री, मूलकल्प, मिलिंदपन हो, ये ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। एक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई रजत रंगड़ी, जिसमें हमें मौर्य काल से लेकर के कश्मीर के इतिहास तक की जानकारी, 12वीं शताब्दी तक की जानकारी हमें मिलती है। तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई रजत रंगड़ी है। इसके बाद 2 जैन ग्रंथ हैं। एक का नाम है समवाय यांग सूत्र और दूसरा है पर्णवणा सूत्र। इन दोनों ही सूत्रों से 18 लिपि की जानकारी हमें मिलती है। लिपि की जो सर्वप्रथम उल्लेख है लिपि के बारे में, वो पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उससे हमें मिलती है। ललित विस्तार ऐसा ग्रंथ है जिसमें 64 लिपि का हमें विवरण मिलता है ललित विस्तार में। और एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, उसमें हमें 32 लिपियों का उल्लेख हमें मिलता है। सुमेरियन सभ्यता जो थी, ये सबसे पुरानी सभ्यता थी और इस सुमेरियन लिपि को क्यूनिफार्मा का नाम हम कहते हैं। क्यूनिफार्मा के नाम से हम इसे संबोधित करते हैं। तो ये हमारे ऐसे ग्रंथ थे जिसको हम प्राचीन इतिहास के विषय में जान सकते। महाभारत का नाम महाभारत बहुत बाद में पड़ा था। सत्र सहस्त्र संहिता के नाम से इसे जाना जाता था पहले। बाद में फिर जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, उसके बाद फिर, क्योंकि प्रारंभ में इसमें 6,000 ही श्लोक थे और फिर 10,000 श्लोक, फिर 1,00,000 श्लोक, 24,000 श्लोक के बाद फिर 1,00,000 श्लोक इसमें हुए, तब इसको महाभारत कहा जाने लगा। 24,000 श्लोक जब इस समय इसमें थे तो इससे भारत कहा जाता था और 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम सप्तसहस्त्री संहिता यानी कि महाभारत इसको कहा जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक हुआ करते थे। 6,000 नहीं थे, 8,800 श्लोक इसमें हुआ करते थे। शांति पर्व में इसका विधान मिलता है और शांति पर्व में ही महाभारत का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से हमें काफ़ी कुछ इतिहास अपने वेदों से, वेदों के बाद फिर उपनिषदों से मिलता है। उपनिषदों से ही हमें दर्शन की व्याख्या मिलती है और दर्शन का ज्ञान है वो हमें उपनिषदों से ही मिलता है। क्योंकि वेदों को हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते थे। वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की आवश्यकता होती है और 6 वेदांगों को जो लोग पहले सीखते थे वही वेद पढ़ा सकते थे। यदि वेदांगों की स्टडी नहीं होती थी तो वो वेद नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि सभी वेद संस्कृत में थे।
और उनको पढ़ने के लिए वेदांगों को पढ़ना जरूरी था। तो ये जानकारी हमें स्रोत इतिहास के हमारे हैं। इसके बाद जैसे वराहमिहिर, आर्यभट्ट जैसे लोग हुए तो ये गुप्त पीरियड में थे। नालंदा, विक्रमशिला उस समय बहुत उच्च शिखर पर थे, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो भी काफ़ी सक्रिय थे। बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत में कार्य होता था। बाद में संस्कृत में शिक्षा दी जाने लगी, पहले वो पाली भाषा में दी जाती थी। तो ये नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में कार्यरत जो व्यक्ति थे उस समय, उनका विवरण, उनकी लिपि, जो उस समय लोग आए, जैसे हवेन आए, हवेन हर्षवर्धन के समय में आए, और 630 से 642 ईस्वी के बीच में, और फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में 399 ईस्वी में आए फाहियान। तो ये दोनों चीनी यात्री अपने साथ काफ़ी दस्तावेज भी यहाँ से लेके गए, पांडुलिपि लेके गए। फिर उन्होंने वहाँ पर अपना लिटरेचर भी लिखा, और उनके उस यात्रा वृत्तांत से हमें बहुत जानकारी उस समय की मिलती है। तो ये ऐतिहासिक स्रोत हैं। तभी तो वहाँ चाइना में जब उनके दस्तावेज़ों को खंगाला गया, लोगों ने वहाँ पीएचडी कर ली, तब कहीं जाकर इंडिया में पता चला, और भारत में फिर स्पूनर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई कराई गई, तब यहाँ नालंदा के अवशेष मिले। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो हमारे इतिहास की व्याख्या करते हैं, और इतिहास की जानकारी हमें इनसे मिलती है। तो ये स्रोत हम इनको ऐतिहासिक स्रोत कह सकते हैं। ऐसे ही चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है, उससे हमें पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी मिलती है। और बाद में फिर अलबरूनी नहीं, अलबरूनी तो पहले ही था। तो ये कुछ ऐसे अंश थे जिनकी जानकारी हमें मिलकर हम अपने इतिहास में उन्हें पढ़ते। और इतिहास के स्रोत की, अगर इतिहास के स्रोत की हमें व्याख्या मिलती है तो इन्हीं सब लिटरेचर से हमें मिलती है। कुछ हमारे आधुनिक इतिहास में सरकारी दस्तावेज हैं जिनसे हमें सरकारी दस्तावेजों के आधार पर आधुनिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जांच हैं जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनसे उस सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर हमें उसकी जानकारी मिलती है, और इतिहास को हम इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आप लोगों के समक्ष पहुंचाते हैं। तो मैं समग्र बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि इतिहास कोई अपने पास की पुस्तक नहीं होती जिसे कोई अपने पास से बनाकर कह सके। ये दस्तावेजों के आधार पर ही जो तथ्य आते हैं उनके आधार पर ही ये बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, और इसके कोई स्रोत नहीं होते। जो इंसेंट बुक हैं, मेरा जो भी पढ़ाया हुआ तुम्हें मिलेगा वो एस.सी. वर्मा का, या के.सी. श्रीवास्तव का, विपिन चंद्रपाल का, या एन.सी.ई.आर.टी. का, ये, या एस.के. पांडे का, या परीक्षा वाणी का, इन्हीं बुकों का निचोड़ इसमें मिलेगा। ऑथेंटिक बुक हैं ये सभी, कोई ऐसी बुक नहीं है जो ऑथेंटिक नहीं है। और उसी की स्रोत पर आपको, वेदों के स्रोत पर
आपको ये सब जानकारी उपलब्ध होती है। नमस्कार।